यूपी के हाथरस में पाखंडी बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार कौन है ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। भगदड़ के बाद पाखंडी बाबा नारायण साकार हरि फरार कहां है, ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश? इन सब सवालों का जवाब जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस में मौजूद थे। मुख्यमंत्री उस जगह पर गए जहां कल भगदड़ मची थी। 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पीड़ितों से मुलाकात भी की और इसके बाद क्लियर मैसेज दिया है। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। लखनऊ से 430 और हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरेई गांव। मंगलवार को यहां मौत की भगदड़ मची। एक झटके में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फुलरेई गांव में नारायण साकार हरि भोले बाबा का सत्संग था। ये उसी सत्संग की तस्वीर है। बाबा मंच से प्रवचन दे रहे हैं और नीचे लोगों की भीड़ है। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग आपको दिख जाएंगे। बाबा की जय जयकार हो रही है। नारायण साकार हरि बाबा को देखने के लिए भीड़ इतनी व्याकुल है कि कुछ महिलाएं खंबे पर चढ़ी नजर आ रही हैं। दोपहर बाद सत्संग खत्म होते ही बाबा अपने घर की ओर जाने लगे। इतने में साकार हरि भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की कोशिश में भक्त आगे बढ़े। इसके बाद ऐसी भगदड़ मची कि मौके पर शवों का अंबार लग गया। नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग में लोगों की मौत हुई और सबूत अभी भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। सड़कों पर सबूत पड़े हुए हैं उन लोगों के जो यहां पर आए थे सत्संग में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए, लेकिन वो यहां से वापस लौटकर नहीं जा पाए। हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर ये घटना घटी और वहां पर जो सबूत बिखरे हुए हैं। अभी देखिए, क्योंकि ये सड़क खोल दिया गया है, ये हाईवे है, इस हाईवे पर गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन सड़क के किनारे आप देखिए ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई थी वो किस अवस्था में, किस हालत में यहाँ से भागने और जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक छोटे से बच्चे का आप देखिए ये चप्पल है, यहाँ देखिए एक जूते की जोड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो एक गमछा भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी महिला की ये चप्पल है। तो इसी तरीके से सड़क के किनारे, हालांकि आपको बता दें कि जो एफएसएल की टीम आई थी वो यहाँ से सबूतों को इकट्ठा करके ले गई है, लेकिन आप देखिए ये नीले कलर का एक जूता, छोटे बच्चे का जूता है, यानी कि इस समागम में जो लोग आए थे उसमें ये महिला का, किसी महिला का ये चप्पल है, ये किसी महिला की सैंडल है, ये किसी पुरुष का चप्पल है और इसके बगल में आप देखिए फिर एक लाल कलर का ये छोटा सा चप्पल आपको दिखाई देगा। ये कोई बच्चा यहाँ पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ यहाँ पर आया होगा। लोग, क्योंकि गर्मी बहुत थी और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये भगदड़ मची, उमस की वजह से लोग, अफरा तफरी का जो माहौल है वो काफी ज्यादा हो गया। लेकिन आप देखिए जो लोग हाथ में पानी लेकर आए हुए थे गर्मी से बचने के लिए, वो पानी का बोतल यहीं गिरा हुआ है। आप देखिए कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आपको नजर आएगी, पानी का एक बोतल यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ आप किनारे में देखते चलिए, ये देखिए ये किसी का कपड़ा फटा हुआ। उस वक्त बदहवास होकर जब लोग यहाँ से भाग रहे थे तो वो ये तक नहीं देख रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ वो भाग रहे हैं, बस वो अपनी जान जैसे तैसे यहाँ से बचाकर भागना चाहते थे। दावा है कि प्रशासन की ओर से 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख लोग जुट गए। भीड़ संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। भगदड़ में हजारों लोग खेत में एक दूसरे पर गिरे। घटना में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। घटना की सूचना मिलते ही फौरन प्रशासन एक्शन में आ गया। मौके पर पहुंचकर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में सीएम योगी भी एक्टिव हो चुके थे। पहले डीजीपी और मुख्य सचिव को घटनास्थल पर जाने का आदेश मिला। 3 मंत्रियों को मौके पर भेजा गया और इसके बाद खुद आज सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंच गए। पहले उस जगह पर गए जहां मंगलवार को भगदड़ मची थी, फिर अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, घटना की वजहों का सीधा ब्यौरा लिया।
कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे। तो पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसकी पहले चलेंगे। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे। वारदात के फौरन बाद आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर के मुताबिक सेवादारों ने दूसरी तरफ भागती भीड़ को रोका। रोके जाने से भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया। ज्यादा भीड़ होने के चलते लोग कुचलते चले गए। सेवादारों पर पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही आयोजकों पर सबूत छिपाने और लोगों के सामान, कपड़े, जूता, चप्पल खेत में फेंके जाने के भी आरोप लगे हैं। देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। बाबा साकार हरि इस वक्त कहां हैं? उन पर किस तरह कानूनी शिकंजा कस रहा है, ये भी बताएंगे। पहले ये जानिए सत्संग के बाद जो भगदड़ मची और जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया, उसे व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के चैन रिएक्शन के तौर पर भी समझा जा सकता है। सत्संग वाली जगह के मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ करना था। जरूरत के मुताबिक मैदान को पूरा समतल नहीं किया गया। अलग अलग एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए। सत्संग कार्यक्रम स्थल पर इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते नहीं बनाए गए। कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, ये भी नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे के इंतजाम नहीं थे। क्राउड को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त वॉलंटियर नहीं थे। प्रशासन की तरफ से जो फोर्स लगाई गई वो नाकाफी थी। इतना ही नहीं, बाबा के काफिले के रास्ते पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बाबा के मंच के आगे डी यानी रिजर्व एरिया नहीं बना था। परमिशन लेने और देने दोनों में बड़े लेवल पर लापरवाही हुई। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो आयोजन करता है, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कई सारी लापरवाहियां बरती है। जहां उन्होंने 80,000 लोगों के परमिशन मांगी, वहीं 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जो दरवाजे हैं, जो आपको दिखाना चाहूंगा, जो दरवाजे हैं, यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही जगह बनाया गया था, जबकि इतने बड़े पंडाल, इतनी जगह व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस तरह से यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का पॉइंट नहीं बनाया गया था। साथ ही साथ इतनी भीड़ थी, गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन ना तो मौके पर कूलर और पंखे की व्यवस्था थी। इस तरह के बड़े आयोजनों में खास करके जो है वहां पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर होती है, लेकिन ये गाड़ियां भी मौके पर मौजूद नहीं थी, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 121 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया आयोजनकर्ता खिलाफ। वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस तमाम अलग अलग हिस्से में दबिश दे रही है उन्हें पकड़ने के लिए।
आपको बता दें कि यूपी पुलिस लगातार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा के कॉल रिकॉर्ड जो है वो खंगाल रही है। कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला है कि सूरजपाल को कल दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन गया, जिसमें शायद उसको घटना की जानकारी जो है दी गई। सूरजपाल के फोन पर कॉल गया था और 2 मिनट 17 सेकंड बात भी हुई थी। इसके बाद सूरजपाल के फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली, जिस दौरान 3 नंबर पर उसने बात भी की। पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट बताया जा रहा है कि बात हुई। दूसरा नंबर जो था वो संजू यादव का था, जिससे सिर्फ 40 सेकंड के लिए बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का बताया जा रहा है, जिस पर सूरजपाल की करीब 11 मिनट 33 सेकंड के लिए बात हुई। खास बात देखिए ये है कि रंजना देव प्रकाश यानी आयोजक की पत्नी है, जिसके फोन से शायद देव प्रकाश ने ही बातचीत की होगी, जबकि बाकी 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही बताए जा रहे हैं, जिनमें महेश चंद्र शामिल बताया जा रहा है। पाखंडी बाबा का खास जो है ये बताया जा रहा है, कल शाम 4:35 के बाद सूरजपाल का फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया और फिर अभी तक उसने फोन उठाया ही नहीं। हाथरस में मौत के तांडव के बाद लोगों में बेहद गुस्सा है। जो लोग कल तक सूरजपाल और बाबा साकार हरि के गुणगान करते नहीं थकते थे, वह बाबा के पोस्टर पर ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तस्वीरें उसी कार्यक्रम स्थल की है जहां सत्संग कार्यक्रम में मौत ने तांडव मचाया था। अब स्थानीय लोग गुस्से में हैं और वह सूरजपाल के पोस्टर पर ही अपना गुस्सा उतार रहे हैं, उस पर पत्थर मार रहे हैं। शायद यही वजह है कि सूरजपाल भागकर मैनपुरी के अपने आश्रम आ चुका है। तो तमाम भक्त जो हैं बाबा के इस आश्रम में भी आते हैं, जो इस वक्त मैनपुरी का आश्रम है, और यहीं बताया जा रहा है कि बाबा अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब हाथरस में घटना घटी थी उसके बाद बाबा इसी आश्रम में आ गए थे। अगर कानूनी मुकदमों की बात करें तो बाबा के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हाथरस, कासगंज, फरुखाबाद और एक राजस्थान के दौसा में भी दर्ज है, जिनको लेकर बाबा की कानूनी जांच भी लगातार जारी है। हाथरस कांड के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल है। इसमें बाबा नारायण साकार हरि के मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। दरअसल पिछले साल अखिलेश यादव भी सफेद सूट वाले इस बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भोले बाबा के अब सियासी कनेक्शन भी सामने आने लगे हैं। भोले बाबा के साथ अखिलेश यादव की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ये तस्वीर अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव मैनपुरी गए थे, जहां पर भोले बाबा का एक सत्संग था। अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए और खुद उसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। हालांकि इस तस्वीरें सिर्फ अखिलेश यादव की ही नहीं है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मैनपुरी के आसपास के जितने बड़े नेता थे वो सभी बाबा के यहाँ जाया करते थे। बाबा का आश्रम मैनपुरी में ही है और लोकल जितने भी नेता थे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, उनका आना जाना भोले बाबा के यहाँ लगा रहता था। इतना ही नहीं, भोले बाबा का पहुंच जो है उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। बड़ी संख्या में उसके भक्त, उसके अनुयायी इन राज्यों में रहते हैं और वहां भी वो सत्संग समागम किया करता है, लिहाजा वहां के भी लोकल लीडर्स उसके संपर्क में थे। घटना के बाद अखिलेश यादव भी बोले, शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा किया, लेकिन बाबा नारायण साकार हरि पर चुप्पी साधी। ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है
कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। हाथरस कांड पर अब न्यायिक जांच शुरू होगी। हाथरस से लेकर साजिश तक के तमाम एंगल से इसकी तफ्तीश होगी। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस से प्रेरित और मैनपुरी से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।